गैंगस्टर्स के द्वारा बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी मांगने की खबरें आपने सुनी होंगी। वेलकम मूवी में मजनू भाई यानी अनिल कपूर भी प्रेस रावल से प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए मनी। और देखो, पुलिस का काम होता है इस प्रकार की घटनाओं को रोकना ताकि बिजनेसमैन सेफ ढंग से काम कर सके बिना किसी डर के। लेकिन उल्टा हुआ। असम में 2014 बैच के आईपीएस समेत बाकी 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें डीएसपी सब इंस्पेक्टर शामिल हैं, जिन्होंने एक लोकल बिजनेसमैन रबियुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया बिना किसी कारण के, इलीगल ढंग से डिटेन किया और ये बोला कि 2.5 करोड़ रुपए दो, अदरवाइज हम एनकाउंटर कर देंगे और इल्ज़ाम लगा देंगे कि तुम्हारे बांग्लादेश या फिर पाकिस्तानी के जो टेरर आउटफिट्स हैं उनके साथ लिंक हैं। अच्छा हुआ असम की सीआईडी ने इन 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन देखो, पुलिस के द्वारा जिनके ऊपर काम है इन प्रकार की घटनाओं को रोकना, वो खुद ही गैंगस्टर की तरह काम करेंगे तो किस प्रकार की सर्विसेज जनता को मिलेंगी, आप अंदाजा लगा सकते हो। ये तो पब्लिक ट्रस्ट को बिल्कुल तोड़ने वाली बात हो गई। ऐसी घटनाएं देखो सर्विस को भी बदनाम करती हैं। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो दिन रात बिना मीडिया में आए जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, तो उनका जो काम है वो भी छुप जाता है कई बार इन सभी घटनाओं के पीछे। आप बताइए, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में। डेट आज की 5 सितंबर 2023 है और आज भी हिंदू में ज़्यादा आर्टिकल्स हैं नहीं। एक तो देखो आदित्य L1, जो मैंने कल आपको बोला था हम डिस्कस करेंगे, आज वो डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसके अलावा पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे डीआरडीओ से संबंधित, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। डीआरडीओ फेल हो गया लेकिन इसरो सफल हो गया, ऐसा क्यों? डीआरडीओ की परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रही है। और सबसे लास्ट में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जेंडर पैरिटी इन वर्क प्लेसेस से संबंधित, जेंडर पैरिटी वर्क प्लेसेस पर। एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था वुमेन का स्टैम में पार्टिसिपेशन। कुछ पॉइंट्स तो सेम है देखो तीसरे आर्टिकल में, लेकिन जो अलग पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। वो आर्टिकल फोकस कर रहा था सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पे। और आज का जो आर्टिकल है वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स पे, वो ओवरऑल आर्टिकल है, वो सिर्फ साइंस फील्ड की तरफ नहीं फोकस कर रहा है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डीआरडीओ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ना एक हाई लेवल कमेटी गठित की है फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में। इस कमेटी को काम यह दिया गया है कि आपको डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी फंक्शनिंग को रिव्यू करना है। सरकार कहती है कि डीआरडीओ अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जहां इसरो एक तरफ बहुत सक्सेसफुल साबित हो रहा है और डीआरडीओ फेल हो रहा है। डीआरडीओ अपने जो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको भी नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। देखो, वीपी मलिक जो फॉर्मर आर्मी चीफ है ना, उन्होंने एक किताब लिखी। किताब में ये लिखा, उन्होंने कहानी बताई कि 1997 में ना आर्मी कुछ रडार यूएसए से इंपोर्ट करना चाहती थी। रडार का नाम है ANTPQ फायर फाइंडर, बढ़िया रडार है। लेकिन देखो, फाइल ना क्लियर होने ही वाली थी, सरकार अप्रूवल देने वाली थी रडार के इंपोर्ट को। इसी बीच डीआरडीओ ने बोला, अरे भैया ये क्या इंपोर्ट कर रहे हो यार तुम, ये तो हम आधे रेट में आपको बना के दे देंगे 2 साल के अंदर अंदर, इतने सारे हमारे पैसे बच जाएंगे। तो आर्मी ने कहा ठीक है आप बना लीजिए, हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। और इसी बीच क्या हो गया, 2 साल बाद 1999 में कारगिल में युद्ध हो गया। और उस समय वीपी मलिक ने कहा कि हमें इन रडार्स की ना सख्त जरूरत थी, लेकिन डीआरडीओ अपनी टाइमलाइन को पूरा नहीं कर पाया और इवन काफी समय बाद भी वो ये रडार नहीं डिलीवर कर पाया। डीआरडीओ की दिक्कत ये है, वादे बड़े बड़े हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, डिलीवरी नहीं है। तो इसी वजह से सरकार ने परेशान होकर ये हाई लेवल कमेटी गठित की है कि कैसे डीआरडीओ की फंक्शनिंग को इंप्रूव किया जाए। कमेटी को काफ़ी कुछ डिटेल में बोला गया है। जैसे एक तो देखो, डिफेंस डोमेन में जो लोग काम करते हैं ना, साइंटिस्ट या फिर अधिकारी, आपको उनके रोल को रिव्यू करना है। डिपार्टमेंट में, डीआरडीओ में मतलब कई सारे डिपार्टमेंट्स बने होंगे और कई सारे लोग उनको हेड कर रहे होंगे, तो उनका रोल कैसा होना चाहिए उसको रीडिफाइन करना है ताकि एफिशिएंसी लाई जा सके डीआरडीओ की फंक्शनिंग में। इंडिया को फ्यूचर में जिन डिफेंस इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है ना, जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, उस प्रकार से डीआरडीओ की फंक्शनिंग होनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी डीआरडीओ इंडिया को डिलीवर कर सके। 2019 में भी देखो पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बोला था
कि डीआरडीओ से हमें जिन स्टैंडर्ड्स की उम्मीद है ना, वो डीआरडीओ फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन को ना आपको रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। कैग की रिपोर्ट ने ये बोला 20 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स जो अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन डीआरडीओ ने टैग लगा दिया प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। ट्रायल्स में दिक्कत आ गई। जब इक्विपमेंट्स या फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारी डिफेंस फोर्सेस के पास पहुंचे, ट्रायल में कमियां सामने आई। कुछ समय पहले डीआरडीओ ने अपनी एक इंटरनल कमेटी भी इस्टेब्लिश की थी, डॉक्टर पी रामाराव कमेटी। इस कमेटी को भी काम दिया गया था कि डीआरडीओ के जो ऑपरेशंस हैं उन्हें इवेल्युएट किया जाए ताकि उनमें सुधार लाया जा सके। और कुछ सजेशंस डीआरडीओ ने इंप्लीमेंट भी किए इस कमेटी के, लेकिन एक बढ़िया सजेशन ये था बोर्ड ऑफ रिसर्च फॉर एडवांस डिफेंस साइंस यानी BRADS ये इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन इस सजेशन को नहीं माना गया, ये बोर्ड नहीं इस्टेब्लिश हुआ। इसीलिए अभी जो कमेटी गठित की गई है ना डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में, इसको काम दिया गया है कि आप ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है ये देखिए। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अभी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अलग अलग डोमेन है। नेवी के लिए अलग से डोमेन है डीआरडीओ में, आर्मी के लिए अलग से है, एयरफोर्स के लिए अलग से है। तो तीनों को इंटीग्रेट करके कैसे चलाया जा सकता है डिपार्टमेंट में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल 50 से ज़्यादा डीआरडीओ की लैब्स हैं और कई सारी लैब्स तो ऐसी हैं सेम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। तो इस रिडेंडेंसी को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग का। और जो लोग काम करते हैं उनका रोल रीडिफाइन करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। नेक्स्ट ये भी काम दिया गया है कमेटी को स्टेट ऑफ आर्ट कोलैबोरेशन। मतलब जैसे देखो इसरो का ना काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन होता है एकेडमिया के साथ, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के साथ में। अब प्राइवेट सेक्टर के साथ भी इसरो का जो कोलैबोरेशन है अच्छा होने लगा है। तो डीआरडीओ को भी ना इन्वॉल्व करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, MSMEs को, स्टार्टअप्स को, ताकि ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सकें। नेक्स्ट है सेटिंग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। कमेटी को यह भी काम दिया गया है कि आप ना कोई मैकेनिज्म ड्रा कीजिए। डीआरडीओ में जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें इंसेंटिव मिले, उनका प्रमोशन हो, और जो नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं डीआरडीओ में, वो जाएं, फिर जो अंडर परफॉर्मर हैं उन्हें रिमूव किया जाए। नेक्स्ट है लिवरेजिंग एक्सपर्टीज। अभी देखो बहुत सारे एनआरआईज हैं, उनके पास में बहुत नॉलेज है डिफेंस से संबंधित, फॉरेन कंसल्टेंट्स हैं, उनका उपयोग किया जाए बढ़िया टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर हमारे देश में आपको पता है टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में या फिर उसके बाद बहुत से स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं देश। अब उनको एज ए कंसल्टेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दिल तो देखो इंडिया से जुड़ा ही है ना। नेक्स्ट काम कमेटी को यह दिया गया है डीआरडीओ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसे मॉडर्नाइज करना है, फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है ताकि जल्दी से प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जा सके। जो लोग काम करते हैं डीआरडीओ में उनको भी मॉडर्नाइज करना है ताकि वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में सोचें, काम करने की उनकी जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो अच्छी हो। फिर ये लेबोरेटरी वाला पॉइंट है, लेबोरेटरी जो स्ट्रक्चर है उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न जो लेबोरेटरीज हैं डीआरडीओ की वो सेम प्रोजेक्ट पे पैरेलल रिसर्च ना करें, और लेबोरेटरी की इवेल्युएशन जो प्रोसेस है वो भी इंप्रूव होनी चाहिए ताकि मापा जा सके अच्छा से कि डीआरडीओ की कौन सी लैब ने अच्छा काम किया है, कौन सी लैब ऐसी है जिसकी परफॉर्मेंस ना के बराबर है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। ये सब तो हमने डिस्कस किया कि जो हाई लेवल कमेटी गठित की गई है ना फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में, उनको ये सब काम दिया गया है। अब डीआरडीओ के साथ चैलेंजेस की बात करते हैं। डीआरडीओ देखो अभी एक गवर्नमेंट पीएसयू की तरह काम करता है, और काम ये है डीआरडीओ का कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना और प्रोडक्ट्स को इवन मैन्युफैक्चर भी करना। ये डीआरडीओ का एक क्रिटिसिज्म भी है। डीआरडीओ को ना मैन्युफैक्चर नहीं करने चाहिए प्रोडक्ट। आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, बढ़िया, अब उस टेक्नोलॉजी को दे दीजिए प्राइवेट सेक्टर को, मतलब भारत की ही प्राइवेट कंपनीज को, उनको काम दीजिए मैन्युफैक्चर करने का। तो इससे डीआरडीओ का बर्डन काफ़ी कम होगा, वो इनोवेशन पे फोकस कर सकेंगे।
एक आरोप यह भी लगता है डीआरडीओ पे कि डिफेंस एक्विजिशन को रोकता है लेकिन डिलीवर नहीं कर पाता, जो हमने शुरुआत में एग्जांपल डिस्कस किया। मतलब आपने मना तो कर दिया आर्मी को ये मत खरीदिए, लेकिन आप खुद भी नहीं डिलीवर कर पाए। जैसे ना एक एग्जांपल है हेलिना का। हेलिना देखो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक मिसाइल है। अब देखो इसके लिए ना टाइमलाइन रखी गई थी दिसंबर 2010 में दिसंबर में इसे डिलीवर करना था डीआरडीओ को, लेकिन 2022 में जाके इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। अब देखो टाइमलाइन जब इतनी ज़्यादा ब्रीच होती है ना, होता क्या है 2010 तक तो ये मिसाइल अच्छी रही होगी हेलिना, अभी तक तो आउटडेट भी हो चुकी होगी। कई बार पता क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना था इसरो को 2015 में, उस समय डिफेंस फोर्सेस ने बोला था कि ये आप तब डिलीवर कर देते तो वो बेस्ट होता, बट आपने इसे डिलीवर किया 10 साल बाद 2025 में। अब तक तो टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो गई है ना इस प्रोडक्ट की, अब तो नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो अब जो आपने ये डेवलप किया है 10 साल बाद इसका कोई यूज ही नहीं है। इसरो का देखो ये भी कहना है कि यार हम क्या करें, हमें फंड्स ही नहीं देते, जब हमारे पास बजट नहीं होगा तो फिर हम कैसे रिसर्च करेंगे, इसीलिए टाइमलाइन ब्रीच हो जाती है क्योंकि हमारे पास उतना बजट ही नहीं होता। हम अगले साल के बजट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि इस साल का बजट तो खत्म हो गया, अगले साल बजट मिलेगा तब उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन आउटपुट। देखो डीआरडीओ अगर डिलीवर करता तो हम हमारा जो आवश्यकता है ना डिफेंस फोर्सेस को इक्विपमेंट्स की 70% जो नीड्स है ना डिफेंस फोर्सेस की वो इंपोर्ट ना करते, अगर डीआरडीओ डिलीवर करता तो। ये सबसे बड़ा सबूत है डीआरडीओ नहीं डिलीवर कर पाया है कि आज भी डिफेंस रिक्वायरमेंट का 70% हम इंपोर्ट ही करते हैं। सिप्री रिपोर्ट है, इसका यह कहना है 2018 से लेकर 22 के बीच में इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर रहा। देख लो। नेक्स्ट पॉइंट ये है डीआरडीओ के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बढ़िया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते हैं। पिछले 15 सालों में ना आर्म्ड फोर्सेस ने डीआरडीओ के 70% जो प्रोडक्ट्स हैं ना रिजेक्ट कर दिए हैं, ये बोल के अरे इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। देखो इन सब पॉइंट्स की वजह से ना डीआरडीओ के साइंटिस्ट की जो मेहनत है उस मेहनत को कतई कम करके नहीं आंका जा सकता। साइंटिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, देश के लिए मेहनत करते हैं। अनेकों साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनके पास ऑफर्स होते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए, बट चूंकि वो देश के लिए काम करना चाहते हैं तो डीआरडीओ में कम सैलरी पे भी काम करते हैं। तो बहुत कुछ डीआरडीओ ने डिलीवर भी किया है, हालांकि जितनी एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं डिलीवर किया और इसरो के बराबर नहीं डिलीवर किया, लेकिन साइंटिस्ट ने मेहनत तो की है। बहुत बार देखो ऐसा होता है, क्योंकि देखो इसरो के पास ना ऑटोनमी है, डायरेक्टली पीएमओ के अंडर आता है, जबकि डीआरडीओ एक पीएसयू की तरह काम करता है। तो इस वजह से ना इसरो को बहुत ज्यादा ऑटोनमी मिली है, वो अच्छे से काम कर पाया है। डीआरडीओ के पास कहीं ना लीडरशिप का अभाव रहा है, अच्छे लीडर्स नहीं हुए हैं, और वहां पे जो साइंटिस्ट है ना उनका मैनेजमेंट में रोल तो है, उतना नहीं है। कौन से प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना है, किसको नहीं देना है, उसमें साइंटिस्ट का उतना बड़ा रोल नहीं है रोल मैनेजमेंट में, तो वो छोटा मोटा है, बल्कि वो होना भी नहीं चाहिए छोटा मोटा, तो क्योंकि इससे वो रिसर्च पे ध्यान नहीं दे पाते। बड़े लेवल पे उनका रोल होना चाहिए, जैसे इसरो के साइंटिस्ट सब कुछ डिसाइड करते हैं कैसे इसरो को आगे ले जाना है। एक बड़ी दिक्कत ये भी है डीआरडीओ में यंग साइंटिस्ट की ना एट्रीशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, 6-7% के आसपास हर साल डीआरडीओ के जो यंग साइंटिस्ट है वो छोड़ के चले जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो डीआरडीओ जो है ना वर्कफोर्स के अभाव से जूझता रहता है, काम करने के लिए यंग साइंटिस्ट नहीं मिल पाए। तो ये कुछ सजेशंस हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले डिफेंस R&D काउंसिल इस्टेब्लिश की जाए। इस डिफेंस R&D काउंसिल में ना टॉप मिलिट्री लीडर्स होने चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए, और ये डिफेंस R&D काउंसिल अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी का काम करे कि डेवलपमेंट प्लान क्या होगा डीआरडीओ का। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान क्या है सर्विसेज का, उस पर चर्चा करे ये काउंसिल। फिर डिफेंस सर्विसेज के इसी प्लान के अकॉर्डिंग डीआरडीओ काम करें। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए डीआरडीओ को, फोकस करना चाहिए किस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। बाद में प्रोडक्ट डेवलप हो जाए तो उसे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए कि अब आप बनाइए, इसके मैन्युफैक्चर कीजिए, हमने बढ़िया प्रोडक्ट डेवलप कर दिया है।
ज्वाइंट वेंचर विद सिलेक्ट फॉरेन मैन्युफैक्चरर। देखो दूसरी देश की डिफेंस एजेंसीज के साथ में ज्वाइंट वेंचर होता है ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, रशिया के साथ मिलकर बनाई है। मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये कुछ ज्वाइंट वेंचर्स हैं डीआरडीओ और रशिया के बीच में। इसी प्रकार से दूसरी देशों के डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर अगर डीआरडीओ काम करता है तो बढ़िया है। डीकमिशनिंग ऑफ रिडंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारी लैब्स में जो सेम प्रोजेक्ट पे इनोवेशन चल रही है, रिसर्च चल रही है, उनको छोड़ दिया जाए ना। जो पैसा बचेगा उसको बढ़िया से यूज किया जाए इनोवेशन लाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरीज इंक्रीज की जाए जो यंग साइंटिस्ट हैं, मतलब सारे साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ में काम करते हैं, ताकि पैट्रियोटिज्म के अलावा थोड़ा तो मतलब उनका खर्चा बढ़िया से चले। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वे फॉरवर्ड में। अब देखो प्री के क्वेश्चंस देखिए, एक पैटर्न, एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस में। पहले यूपीएससी ना डीआरडीओ के द्वारा जो मिसाइल्स डेवलप की गई हैं, सक्सेसफुली टेस्ट की गई हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछती थी। जैसे पृथ्वी सेकंड क्या है, इसके अलावा ध्रुव क्या है। 2007 2008 की ये बातें हैं। सिंधुघोष, आईएनएस सिंधुघोष क्या है, अग्नि 4 क्या है। इवन 2016 में भी देखिए अस्त्रधारिणी क्या है। लेकिन आप ना ये नोटिस करोगे 2020, 21, 22, 23 पिछले 4-5 सालों में ना यूपीएससी ने ये नहीं पूछे हैं कि डीआरडीओ के द्वारा ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ये क्या है। देखो 2016 के बाद कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी ने ऐसा नहीं पूछा है मिसाइल या फिर कोई एयरक्राफ्ट डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा हो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा हो। लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन ना यूपीएससी ने पूछा था 2014 में, ये वाला अग्नि 4 मिसाइल वाला। उसके बाद से यूपीएससी ने डीआरडीओ के प्रोडक्ट्स पे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। लेकिन आज भी प्रीलिम में बच्चे ये रटते रहते हैं, डीआरडीओ का कोई भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट आता है एस्पायरेंट्स रटते हैं। मतलब देखो एस्पायरेंट्स को दोष नहीं दिया जा सकता, यूं कह सकते हो यूपीएससी इकोसिस्टम में डीआरडीओ का कोई भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट आ जाए ना, बस उसको रटना स्टार्ट हो गया। एक प्रोडक्ट तो छोटे से लेके बड़े डीआरडीओ हर साल रिलीज कर ही देता है या फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। इतनी सारी एनर्जी एस्पायरेंट्स की चली जाती है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। देखो यूपीएससी का कोई तय पैटर्न नहीं है, हो सकता है कि 2024 में यूपीएससी पूछ ले, बट ना पैटर्न के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से कम आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकते हो। P0 P1 जैसे अब नहीं पूछ रही है यूपीएससी डीआरडीओ के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो इनको P1 P2 में रखिए ना, P0 में मत रखिए। अब ऐसा नहीं आप इनको याद करने के चक्कर में आप अपना स्टैटिक भी छोड़ के जा रहे हो। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ना तैयारी में लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो गई ना तैयारी में, तो आप बढ़िया ढंग से 80-20 का रूल इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स पे मुझे फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स मुझे अभी प्रायोरिटी पे नहीं रखने हैं, उनको मैं बाद में देख कर जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। मतलब ये आपका अच्छे से तय हो जाएगा और इससे तैयारी जबरदस्त स्ट्रीमलाइन होगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, मेंस का जो आपको अटेम्प्ट करना है ये उसी से संबंधित है कि डीआरडीओ सफल नहीं हो पाया, उतना डिलीवर नहीं कर पाया, जबकि इसरो डिलीवर कर पाया। शुरू में आपको फैक्टर्स बताने हैं, बाद में आपको एनालाइज करने हैं की रीजंस को। चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल आदित्य L1 मिशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 23 अगस्त को इसरो ने जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था ना, उसका लैंडर लैंड किया चंद्रमा पर, और उसके ऑलमोस्ट 8-10 दिन बाद इसरो ने एक और मिशन लॉन्च किया है आदित्य L1। ये जो मिशन है ना, इसका काम है सन को स्टडी करना। सन जिसे भारत की सभ्यता में हमेशा से पूजा जाता है। सुबह सुबह आपको पता है भारत के कल्चर में सूर्य नमस्कार का एक अलग से महत्व है। छठ पूजा हो, मकर संक्रांति हो, बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जिसमें सन का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इस मिशन की हम बात करें आदित्य L1, ये क्या है? देखो इसमें जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है ना, ये जाएगा लैग्रेंज पॉइंट 1 तक। 7 पेलोड्स हैं, मतलब 7 इक्विपमेंट्स हैं जो अलग अलग प्रकार से सन को स्टडी करेंगे इस पॉइंट पे जाके, लैग्रेंज 1। अभी हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है, L1 पॉइंट तक क्यों जाएगा ये स्पेसक्राफ्ट, ये पूरा कंसेप्ट अभी हम जानेंगे। लेकिन देखो आदित्य L1 जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, वो चंद्रयान मिशन से ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा दूरी पर जाएगा ये आदित्य L1। लेकिन दूसरी तरफ अर्थ और सन के बीच में जितनी दूरी है ना, वो है टोटल
151 मिलियन किलोमीटर, उसका सिर्फ 1% ट्रेवल किया जाएगा इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा, आदित्य L1 के द्वारा। ये जो सैटेलाइट है ना, ये मिशन आदित्य L1, इसे देखो लॉन्च किया गया है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहायता से। अब वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, इसे LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसकी सहायता से ये रॉकेट यूज हुआ था चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए, तो आदित्य L1 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से क्यों नहीं लॉन्च किया गया? वो इसलिए देखो, जो चंद्रयान 3 मिशन था ना, उसमें थोड़े हैवी पेलोड्स थे, हैवी इक्विपमेंट्स थे, और आदित्य L1 में उतने हैवी पेलोड्स नहीं है, इस वजह से उस रॉकेट का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं थी, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहायता से इसे लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स की। ये L1 जो मैंने आपको बताया ना कि आदित्य L1 का मतलब ये है लैग्रेंज पॉइंट 1 तक जाएगा आदित्य L1 मिशन। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, ये लैग्रेंज पॉइंट्स हैं क्या? देखो, बहुत जबरदस्त खोज थी इन लैग्रेंज पॉइंट्स की खोज करना। लैग्रेंज नाम से जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ही इन पॉइंट्स की खोज की थी। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। स्पेस में देखो, आपको पता है जो ये स्पेस बॉडीज है ना, जैसे अर्थ है, दूसरे प्लैनेट्स हैं, मार्स, विनस या फिर सन है, इनका अपना अपना ना ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। मतलब ये अपनी अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचते हैं, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट को, एस्ट्रॉइड को। दूसरी तरफ कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव करती है तो अंदर की तरफ आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो लैग्रेंज पॉइंट्स को नासा डिफाइन करता है, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये सारी जो फोर्सेस है ना, वो बैलेंस कर जाती हैं। सारी फोर्सेस बैलेंस कर गई तो इसका मतलब वहां पे ना किसी भी सैटेलाइट को ना पार्क करके रखा जा सकता है, क्योंकि सारी फोर्सेस आपस में बैलेंस हैं। कोई भी एक फोर्स अपनी तरफ नहीं खींच रही है ज्यादा उस सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट को वहां पे पार्क करके रखा जा सकता है। वहां पे सैटेलाइट रहेगा तो फ्यूल कंजम्पशन काफी कम होगा। यह फायदा होता है इन लैग्रेंज पॉइंट्स का। 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, जिनमें से देखो ये L1, L2, L3 ये तो इनस्टेबल है, L4, L5 ये स्टेबल हैं। आप पूछोगे सर, तो बाकी लैग्रेंज पॉइंट्स पे क्यों नहीं आदित्य मिशन को लॉन्च किया गया? देखो, एक तो L1 पॉइंट जो है वो अर्थ के रिलेटिवली नजदीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अर्थ और सन के बीच में जितनी दूरी है ना, उसका सिर्फ 1% ट्रेवल करेगा ये आदित्य L1 मिशन। दूसरा ना, आदित्य L1 मिशन में ना अनइंटरप्टेड व्यू रहेगा मिशन को, तो आसानी से सन को मॉनिटर किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। बीच में कोई दूसरा स्पेस ऑब्जेक्ट जैसे मून वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पे ना L1 पे ना एक और ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भी है जिसका नाम है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, सोहो। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने मिलकर लॉन्च किया था। L1 पे ये भी है, तो आदित्य मिलेगा, सोहो को तो हाई हेलो हो जाएगी थोड़ा बहुत। और बाकी पॉइंट्स पे भी कुछ ना कुछ विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसीज ने लॉन्च करके रखा है। जैसे नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, वो L2 पर मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आदित्य L1 मिशन स्टडी क्या करेगा? 7 पेलोड्स हैं। देखो, 7 पेलोड्स अलग अलग काम करेंगे। जैसे सन में अलग अलग लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल फोटोस्फीयर है, सन की डीपेस्ट लेयर है जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोमोस्फीयर है, आउटर मोस्ट लेयर है सन की जिसे कोरोना कहा जाता है। इन सब को स्टडी किया जाएगा आदित्य L1 मिशन के द्वारा। आदित्य L1 मिशन में अलग अलग जो पेलोड्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की सहायता से सन की इन लेयर्स को स्टडी करेंगे। और जो 7 पेलोड्स हैं ना, 7 टाइप के इक्विपमेंट हैं आदित्य L1 मिशन में। 4 तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली सन को स्टडी करेंगे, और बाकी बचे हुए जो 3 हैं, बाकी 3 इन सिटू सन से एमिट होने वाले पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे। इन सिटू का मतलब ये है ऑन लोकेशन। जैसे वो मौजूद है ना अभी लैग्रेंज पॉइंट 1 पे मौजूद जब रहेंगे, तो वहीं पर सन से जो सोलर फ्लेयर्स या फिर दूसरे पार्टिकल्स एमिट होते हैं ना, वहीं पर रह के उन इक्विपमेंट्स के द्वारा उन पार्टिकल्स को स्टडी किया जाएगा। वहीं पर रह के, वो मतलब है इन सिटू का। इन्वायरमेंट में भी हम पढ़ते हैं ना, इन सिटू, एक्स सिटू। इन सिटू मतलब वहीं पे वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करना, एक्स सिटू मतलब एनिमल्स को चिड़ियाघर में लाओगे या फिर आप कंजर्वेशन सेंटर्स में लाओगे, वहां पे उनको कंजर्व करोगे। तो ये मतलब है इन सिटू और एक्स सिटू का। इन सिटू पर मतलब वहीं पर रह के, और एक्स सिटू मतलब वहां से आप कुछ लेकर आओगे धरती पर, और धरती पर फिर साइंटिस्ट उसको फर्दर स्टडी करेंगे। तो कुल मिला के देखो, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
सन को स्टडी करने के देखो बहुत सारे फायदे हैं। सन जिसकी उत्पत्ति 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई। सन एक हॉट बैलून की तरह है, गुब्बारा जो हीलियम हाइड्रोजन इनसे मिलकर बना है। और सन जैसे लाखों नहीं करोड़ों अरबों दूसरे टाइप के स्टार्स हैं। तो सन के बारे में जानेंगे तो दूसरे स्टार्स के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे देखो सन में जो लेयर है ना कोरोना, एक प्रकार से सन का एटमॉस्फेयर है, वो देखो सबसे गर्म है। इवन सन के सरफेस से ज़्यादा गर्म है सन का एटमॉस्फेयर, यानी कोरोना लेयर वो सन में हॉटेस्ट है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सोलर फ्लेयर्स जो सन से एमिट होती हैं वो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर देती हैं। तो स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन। तो सैटेलाइट्स जो कुछ समय के लिए इनऑपरेबल हो जाते हैं सोलर फ्लेयर्स की वजह से, शायद उससे निपटा जा सके। वैसे देखो इसरो ने ज़बरदस्त नेविगेशनल कैपेबिलिटी शो की है पिछले कुछ सालों में। मतलब जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस है ना, उनको भेजने में इसरो ने अपनी कैपेबिलिटी को शो किया है। और ये जो आदित्य L1 मिशन है ये तो लैंड भी नहीं करेगा सन पे, तो वैसे कोई चीज़ कैसे ही लैंड करेगी। लेकिन जो चंद्रयान 3 मिशन था उसमें तो विक्रम ने लैंड किया, और आदित्य L1 मिशन में तो ऐसा कुछ लैंडिंग वाला चक्कर है भी नहीं। तो उम्मीद है कि ये मिशन तो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ही लेगा इसरो। 4 महीने लगेंगे वैसे वहाँ पहुँचने में। जो लैग्रेंज 1 पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने में 4 महीने लगेंगे। कुल मिला के ये मिशन भी इसरो के लिए एक अचीवमेंट रहेगा और साइंटिस्ट को और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। भारत के लिए भी एक गर्व की बात है। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आदित्य L1 मिशन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेसेस से संबंधित है। आप GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, हाल ही में एक डेटा सामने आया, इंडिया की 50 सबसे बड़ी फर्म्स को स्टडी किया गया था और उसमें पाया गया कि 2/3 फर्म्स ऐसी हैं जहां पे देखो 20% से भी कम वुमेन एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं। तो ज़बरदस्त जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिली वर्क प्लेसेस पे। महिलाओं का काम ना करना एक प्रकार से लैक ऑफ डाइवर्सिटी शो करता है। हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, वो आर्टिकल देखो स्टैम पे फोकस कर रहा था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन स्टैम में कम है, लेकिन ये आर्टिकल जो है ओवरऑल सिचुएशन को बयां कर रहा है। ओवरऑल आप देखोगे तो हमारे देश की वर्कफोर्स में ना 78% आपको मेल एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, 18% फीमेल एम्प्लॉयज़ और 4% के आसपास ट्रांसजेंडर। जेंडर बायस काफ़ी ज़्यादा है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का ये कहना है। टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन है ना, इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो उसमें देखो टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में सिर्फ 14% वुमेन हैं। ये अच्छा डेटा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसके अलावा एक और डेटा है, डेलोइट की रिपोर्ट का ये कहना है इंडियन कंपनीज में जो बोर्ड होते हैं ना कंपनी को चलाने के लिए, उसमें सिर्फ 17.1% जो सीट्स हैं वो वुमेन के द्वारा ऑक्यूपाई हैं और सिर्फ 5% वुमेन CEOs हैं हमारे देश में, सिर्फ 5%। मैन के अपेक्षाकृत वुमेन को कम प्रमोशन दिया जाता है। हर 10 में से 6 जॉब आपको ऐसी मिलेगी जहां पे मेल कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाता है एज कंपेरिजन टू वुमेन कैंडिडेट। लेकिन देखो एक अच्छी बात यह है, कंपनीज के बोर्ड में ना जो डायरेक्टर्स होते हैं उसमें वुमेन की परसेंटेज ना पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुई है। आप ये देखिए 2017 में तो सिचुएशन और भी खराब थी, 14.4%, अब बढ़ के 19.5% हो गई है। कि मतलब 2023 में कंपनीज के बोर्ड्स में 19.5% जो डायरेक्टर्स हैं वो वुमेन हैं, बाकी मैन हैं। हालांकि बहुत दूर जाना है अभी। अब इसके बाद देखो फ़ायदा क्या होता है जेंडर इक्विटी का। देखो ये कुछ पॉइंट्स वैसे ही हैं जो हमने स्टैम वाले आर्टिकल में डिस्कस किए थे, वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्टैम। जैसे अगर ज़्यादा वुमेन होंगी तो वुमेन का जो टैलेंट है वो अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। वुमेन अच्छे सजेशन देती हैं तो मतलब कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको बेहतर ढंग से फुलफ़िल किया जा सकता है। वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होता है, जब कोई प्लेस ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला होता है, इंक्लूसिव होता है, तो वर्क इन्वायरमेंट बढ़िया होता है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निखर के आती है। मैकिन्से एंड कंपनी की एक रिपोर्ट है, उसमें तो ये भी कहा गया कि जहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है ना, उन कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ज़्यादा है। अब इससे संबंधित डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, इनोवेशन से संबंधित, कि जो जेंडर
डाइवर्सिटी वाली टीम्स होती हैं वहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा निकल के आती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अच्छे से होती है, एसडीजी गोल्स को अचीव किया जा सकता है अगर वुमेन ज़्यादा हैं वर्क प्लेसेस पे। तो एक सीधी सी बात ये भी है ना, अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में इंक्रीज होता है तो फिर देखो सीधी सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा मतलब जीडीपी ज़्यादा। तो भारत का जो टारगेट है कि इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, उस टारगेट को अचीव करने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, और देखो महिलाएं ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं वर्क प्लेसेस में, तो फिर गरीबी को दूर करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए? महिलाएं काम करेगी, घर में ज़्यादा इनकम आएगी तो गरीबी दूर होगी। इसके अलावा महिलाओं की इनकम भी आएगी तो फिर वो पैसा इन्वेस्ट होगा हेल्थ पर, एजुकेशन पर, तो इससे फ़ायदा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा हमारे देश में। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस जैसे वर्क फैमिली बैलेंस, मतलब डबल जियोपर्डी का सामना करना पड़ता है महिलाओं को, जॉब भी और घर का काम भी, दो काम में बैलेंस इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। तो पैट्रियार्की ये दूर होनी चाहिए, घर का काम में मैन को भी सहयोग करना चाहिए, दोनों मिलकर घर का काम करें। स्टीरियोटाइपिंग, अनकॉन्शियस बायस है कि महिलाएं कम स्किल्ड, कम टैलेंटेड हैं एज कंपेरिजन टू मैन। लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, जो महिलाओं वाले स्टार्टअप्स हैं उनको कम फंडिंग मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, बल्कि कोविड-19 के क्राइसिस में ना महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है ना लेबर फोर्स में, वो और ज़्यादा कम हो गया बढ़ने के बजाय। नेक्स्ट, वुमेन इन टॉप बी स्कूल्स। देखो जो टॉप बिजनेस स्कूल्स है ना, वहाँ पे आपको महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन कम देखने को मिलेगी। अगर हायर एजुकेशन में ही कम महिलाएं हैं तो फिर वो बाद में कंपनी के बोर्ड्स में और दूसरी जगहों पर कैसे जा पाएंगी। अब लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात की जाती है। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क प्लेस पे इंक्लूसिव कल्चर ये सब मेंटेन करके रखना, मेंटरशिप प्रोग्राम्स चलाना, ट्रेनिंग इनिशिएटिव चलाना, ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग हैं जैसे वुमेन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको ज़्यादा मौके मिले काम करने के लिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम चलाए जिनसे सपोर्ट मिले मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोगों को, वो भी काम कर सकें। 3R अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, रिकॉग्नाइजिंग, रिड्यूसिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द अनपेड केयर वर्क डन बाय वुमेन इन ऑल एरियाज ऑफ पॉलिसी मेकिंग। मतलब महिलाओं के द्वारा घर में जो काम किया जाता है ना, उसे रिकॉग्नाइज किया जाए, उसे कम किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए बैंक्स को, ताकि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें महिला एंटरप्रेन्योर्स को, महिला एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा इमर्ज होकर आए हमारे देश में। केयर इकोनॉमी को प्रमोट करने की आवश्यकता है। केयर इकोनॉमी मतलब जैसे देखो, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, एडल्ट्स हों, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड्स, इन सब नीड्स को पूरा करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इस इकोनॉमी को प्रमोट करने की आवश्यकता है। हालांकि ये पॉइंट अपने आप में मुझे लगता है कि थोड़ा वैसे वाला पॉइंट है, जैसे वो कहते हैं ना कि सिर्फ महिलाएं ही केयर वाली जॉब्स अच्छे से कर सकती हैं। पैट्रियार्की को प्रमोट करने वाला ये पॉइंट है कि प्रमोटिंग केयर इकोनॉमी। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि महिलाएं ज़्यादा सूटेबल हैं केयर वाली जॉब्स करने के लिए। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट विद जेंडर इक्वालिटी, ये तो देखो एक फंडामेंटल राइट भी है, और अगर पूरे वर्ल्ड को प्रोग्रेसिव और सस्टेनेबल बनाना है तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये किसी एक देश की बात नहीं है। यूँ कहा जाता है ना, एक फेमस लाइन है, अगर आज तक किसी एक सेक्शन पे सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है ना, तो वो वुमेन है, और आज भी चला आ रहा है। हम अलग अलग धर्मों की बात करते हैं, इस धर्म के लोगों के साथ शोषण हुआ है, इस जाति के लोगों के साथ शोषण हुआ है। महिलाएं वो सबसे बड़ी सेक्शन है जिनके ऊपर ऑपरेशन हुआ है। तो ये जो जेंडर डिवाइड है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में, इसे ख़त्म करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जेंडर पैरिटी इन वर्क प्लेसेस से संबंधित। अब एक क्वेश्चन आप देखिए लैग्रेंज पॉइंट से संबंधित। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, और ना आपको बताना है 3 में से कितनी स्टेटमेंट सही है, कितनी गलत हैं। आप बताओगे कितनी स्टेटमेंट सही है, कितनी गलत है, फिर आपको ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा स्टेटमेंट्स के बारे में। पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेंस का क्वेश्चन मैंने आपको दे ही दिया। कल जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसमें देखो स्टेटमेंट 1 तो सही है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स 6 शेड्यूल के अंदर आती है ना, उनके पास सब्सटेंशियल लेजिस्लेटिव पावर है। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है ना, ये गलत है। जो मणिपुर की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है ना, उनके पास में सेम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी नहीं है, इनके पास कम पावर है। यही तो पूरा क्रिटिसिज्म था आर्टिकल में। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट।
अब आप कल के जो आर्टिकल्स हैं उनकी जल्दी से समरी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग वाला पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। एक सर्वे हुआ जिसमें पता लगा कि ज़्यादातर लोग, उनके पास पुराने गैजेट्स होते हैं, वो फेंकते नहीं, अपने पास रखे रहते हैं। अवेयरनेस की कमी होती है कि रिसाइकल किया जा सकता है इनको, तो एक्युमुलेशन चलता रहता है पुराने गैजेट्स का। और पुराने गैजेट्स की जो इकट्ठा करना, उनकी रिसाइकलिंग करना, अभी ये ज़्यादा काम इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा किया जाता है। ई गैजेट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो अभी यूज़ में नहीं है, जिनको डिस्कार्ड किया जा सकता है। अब इनसे ना टॉक्सिक एलिमेंट्स निकलते रहते हैं, जैसे मरकरी, लेड, कैडमियम, तो इनको बढ़िया ढंग से, प्रॉपर ढंग से डिस्पोज करना जरूरी है। रूल्स काफ़ी हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हैं, रिसेंट के ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 हैं। मुद्दा सेफ इम्प्लीमेंटेशन का है रूल्स का। ई वेस्ट क्लिनिक पहला बना भोपाल में, जहाँ पे ई वेस्ट का सेग्रीगेशन होता है अच्छे से। नैरोबी की डिक्लेरेशन है कि एक देश से दूसरे देश में हजार्डस जो ई वेस्ट हैं उसको नहीं भेजा जा सकता, उसको कंट्रोल करने से संबंधित। चैलेंजेस क्या हैं ई वेस्ट से संबंधित? हेल्थ हजार्ड्स हैं, इलीगल डंपिंग होती है इंडिया में, जहाँ से फिर वो सोइल में और ग्राउंड वाटर में पहुँच जाता है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, फूड चेन में पहुँच जाता है। और जल्दी जल्दी आजकल नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पुराने प्रोडक्ट्स को जनता छोड़ती जा रही है, इसलिए ई वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है। क्या करना चाहिए? सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस करो, राइट टू रिपेयर होना चाहिए जनता के पास में, और हार्ड ड्राइव के बजाय क्लाउड स्टोरेज पे फोकस होना चाहिए। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस किया जाए। ई वेस्ट को डोनेट किया जाए। उसके बाद मणिपुर ऑटोनोमस हिल काउंसिल से संबंधित पॉइंट हमने डिस्कस किया। मणिपुर की सरकार ने सॉल्यूशन दिया कि इनको ज़्यादा पावर दे दो। आर्टिकल में हमने समझा कि देखो, ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ना 6 शेड्यूल में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं ना, उनका प्रोविजन किया गया। 4 राज्यों में ये 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, लेकिन मणिपुर में नहीं थी, क्योंकि मणिपुर में जो हिल्स में ट्राइबल रहते हैं ना, उन्होंने मांग की नहीं। उन्होंने मांग बाद में की 1960s में, तो उनके लिए ना अलग से पार्लियामेंट में एक एक्ट बना के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई। लेकिन उनके पास ना कम पावर है मणिपुर वाली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास, क्योंकि उनको पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनाया गया। और वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जिनका जिक्र संविधान के 6 शेड्यूल में है, 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, उनके पास ज़्यादा पावर है। वहाँ पे मेंबर्स की संख्या 30, लेकिन मणिपुर के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में मेंबर्स की संख्या 18। कानून बनाने की पावर उनके पास ज़्यादा, मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास कम। ये देखो डिफरेंस यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। जो 6 शेड्यूल की काउंसिल्स हैं उनका जिक्र संविधान में है, मणिपुर वालों का जिक्र पार्लियामेंट के एक्ट में है। डीसी के अंडर आती हैं, डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर के अंडर आती हैं मणिपुर की जो ये काउंसिल्स हैं, और डीसी कोई भी इनका ऑर्डर रद्द कर सकता है, इनको डिजोल्व कर सकता है गवर्नर की एसेंट के साथ। तो ये चीज़ें थी मेनली, इसलिए तर्क ये दिया गया था कि सरकार, मणिपुर की सरकार, मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की पावर इंक्रीज भी कर देगी ना, तो भी कुकीज़ जो हैं वो संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये काउंसिल्स फंक्शनिंग नहीं है। 20 सालों तक तो इनको बायकॉट किया गया, बाद में इनको ज़्यादा पावर देने की कोशिश की गई अलग अलग बिल में, तो अभी तक फंक्शनल नहीं हुई, अभी तक कुकीज़ इससे संतुष्ट नहीं हुए। अब तो ज़्यादा टेंशन्स हो गई हैं, तो वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे बिल्कुल भी। G20 रोड सेफ्टी चैलेंज से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हाई फर्टिलिटी रेट है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। G20 को ये इशू दिया गया था 2016 में इंटरनेशनल रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, लेकिन G20 के लीडर्स ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट अब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, तो इंडिया को इस इशू को रेज करना चाहिए। कोविड-19 की महामारी के दौरान इंडिया ने बढ़िया लीडरशिप दिखाई थी, अभी भी दिखानी चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट है वैसे 2019 का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे बात है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। राइटर को सजेशंस देते हैं, जैसे रोड सेफ्टी फंड इस्टेब्लिश किया जाए, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रोड सेफ्टी प्लान होना चाहिए, सेफर रोड्स के लिए एक्सीलेंस बनाया जाए, जोन ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे इंजीनियरिंग इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रोड सेफ्टी से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।